गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शॉक। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ शॉक की बात कर लेते हैं। शॉक इज लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन इन विच बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यूज डू नॉट रिसीव एडुकेट ब्लड फ्लो। यानी कि हमारे पास क्या होता है शॉक में, जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे किडनी हो गई, जैसे हमारे पास हार्ट हो गया है ना, जैसे हमारे पास ब्रेन हो गया, ठीक है, ये ब्रेन हो गया, जैसे हमारे पास लिवर हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, ये सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हम सबको पता है। तो जब इनको, और भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ये मैं कुछ वाइटल ऑर्गन्स ले रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स को जो होता है क्या, जो हमारा हार्ट, हम सबको पता है हार्ट जो है क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। अब जब इन इन ऑर्गन्स को जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुँचती है, इन इन ऑर्गन्स को जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुँचती, यानी कि जितनी इनको ब्लड सप्लाई चाहिए चाहिए उतनी नहीं पहुँचती है, बिल्कुल कम ब्लड सप्लाई इनके पास जाती है, जिसकी वजह से इनके पास ऑक्सीजन कम पहुंचता है, न्यूट्रिशन भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम पहुंचते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इन इन ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, जो इन ऑर्गन्स के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलता और वो फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। तो शॉक जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि बंदा जो है इसमें मर सकता है। एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं, उनको जो है क्या होता है, एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं मिलता, ठीक है, उनको डू नॉट रिसीव एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जिसकी वजह से जो उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है, टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स नहीं मिलते। टिश्यू का हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं टिश्यूज़ को। और हमारी बॉडी में जो होता है बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, एटीपी ज़्यादा बनते हैं, हम सबको पता है एटीपी ज़्यादा बनते हैं, ग्लूकोज टूटता है, एटीपी बनता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल्स को क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, एटीपी मिल बनते हैं, लेकिन एटीपी जो है एक तो कम बनते हैं, दूसरा जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है एक एसिड है जो कि टॉक्सिक है, किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो उसका बिल्डअप हो जाता है वेस्ट का हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में आ जाती है। अगर इसको अनट्रीटेड रखा गया, यानी कि इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो सेल की डेथ हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उनकी जो है डेथ स्टार्ट हो जाएगी, सेल जो है मरना स्टार्ट कर देंगे। एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि ऑर्गन्स के पास भी हमारे पास सेल्स होते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जब उनको भी नहीं मिलेंगे तो ऑर्गन अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जब फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ऑर्गन का फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। ये सब था हमारा शॉक। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉक की अगर मैं बात करूं, यानी कि डिक्रीज ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन। सबसे पहला हमारा क्या था कि हमारा जो है वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हम सबको पता है वाइटल ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं, हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, है ना, ये सब जो होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। जब इनको जो है ब्लड फ्लो जो है कम पहुंचेगा तो क्या होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है सेल्स को जो है, जब सेल्स को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, जब उनको वो प्रॉपरली नहीं मिलते हैं तो वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यही मैंने आपको बोला कि लैक्टिक एसिड का जो है बॉडी में बन जाता है। लैक्टिक एसिड क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं सेल, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड होता है, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रोग्रेशन टू मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जिसकी वजह से MODS यानी मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन जो है वो फेलियर स्टार्ट हो जाता है अगर इसको अनट्रीटेड रखा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक की। शॉक प्रोग्रेशन थ्रू 4 स्टेजेस। शॉक में 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल स्टेट, सेकंड इज कंपनसेटरी, थर्ड इज प्रोग्रेसिव एंड फोर्थ इज इरिवर्सिबल। इनिशियल जो होता है, इनिशियल सबको नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल मतलब कि जब हमारे पास इनिशियल जो है अभी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं, किसको, सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना स्टार्ट जो है कम मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं मिल रहे हैं। कंपनसेटरी यानी कि अब जो है जब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है कम मिलते हैं सेल्स को, तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए सेल्स
सेल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए बॉडी जो है वो कंपनसेशन स्टार्ट करती है, कंपनसेट करती है और कुछ चीज़ें करके, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो सके बॉडी में। फिर आता है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में जो है क्या होता है कि आप एक स्टेज आती है जिसमें आपके पास ब्लड फ्लो जो होता है वो थोड़ा डाउन होने लगता है, मतलब हार्ट भी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। और इरिवर्सिबल स्टेज यानी कि ये लास्ट स्टेज है जिसमें सेल्स की डेथ हो जाती है। इरिवर्सिबल यानी कि ये वापस नहीं जा सकता है इंसान। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की, जो कि है इनिशियल स्टेज। ये सबसे पहले अर्ली शॉक, जिसमें कोई भी पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह नजर नहीं आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है टिश्यूज में डिक्रीज हो जाता है। जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं, उनमें क्या होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई उनमें आ रहा था वो क्या हो रहा है, वो ब्लड फ्लो जो है उनमें डिक्रीज हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से टिश्यू का हाइपो परफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन लेवल्स जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। हम सबको पता है कि ब्लड फ्लो से जो है, जब ब्लड फ्लो कम आएगा तो ऑक्सीजन कम आएगा, न्यूट्रिएंट्स कम आएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगेगा, सो सेल्स कैन नॉट मेक अप एनर्जी प्रोमिनेंटली। हम सबको पता है ऑक्सीजन की मदद से जो है सेल्स क्या बनाता था, एटीपी बनाता था। अब एटीपी बनाएगा नहीं, वो एनर्जी नहीं बनाएगा, ठीक है। सेल जो हो जाएगा स्विच करेंगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया कि जब जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से क्या होता था, एटीपी बनते थे। अब जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो किस में जाएंगे, वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से एटीपी बनाना स्टार्ट करेंगे। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, हम सबको पता है। तो मेकिंग एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बिल्डअप हो जाते हैं हमारी बॉडी में, कॉजिंग एसिडोसिस, यानी कि एसिड का बिल्डअप हो जाता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से पीएच जो होता है ब्लड का, हम सबको पता है एसिड का जो पीएच होता है वो लो होता है। पीएच जो होता है ब्लड का वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। तो लिवर जो है, हम लिवर का काम होता है लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड को क्या करना, बाहर निकालना हमारी बॉडी से। लेकिन जब लिवर को भी जो है ऑक्सीजन नहीं मिला, जब लिवर के सेल्स को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो वो भी अपना काम जो है, अपना फंक्शन जो है प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। जब फंक्शन अपना प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे तो उनका तो यही फंक्शन था ना कि लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड को बाहर निकालना। जब वो लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो नहीं रिमूव कर सकते उन एसिड्स को, बिकॉज उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि कोई भी विजिबल सिम्टम्स पेशेंट को इनिशियल स्टेज में नहीं दिखते हैं, तो पेशेंट जो है डज नॉट फील एनीथिंग बट डैमेज हैज स्टार्टेड इनसाइड द बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी के इनसाइड, जो पेशेंट की बॉडी के इनसाइड डैमेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड इज कंपनसेटरी स्टेज। कंपनसेटरी स्टेज जो है, बॉडी जो है वो ट्राई कर रही है टू फिक्स द प्रॉब्लम, यानी कि बॉडी ट्राई कर रही है कि मैं इस प्रॉब्लम को किसी तरीके से फिक्स करूं, किसी तरीके से मैं ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज कर लूं, ताकि मेरे सेल्स को जो है ऑक्सीजन मिले, ताकि मेरे सेल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिले, और मेरे सेल्स जो है, बॉडी के सेल्स ऑर्गन्स जो है वो क्या काम करना, फंक्शन अपना परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, है ना। तो एट दिस स्टेज क्या होता है, बॉडी जो है वो डिटेक्ट करती है प्रॉब्लम को। बॉडी को पता चल जाता है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे ब्लड का पीएच जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है। तो वो क्या करती है, एक्टिवेट करती है इमरजेंसी मैकेनिज्म को, ताकि वो बताए, ताकि वो वाइटल जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन और हार्ट जो है उनको अलाइव रख सके, ठीक है। हाउ बॉडी कंपनसेट, अब बॉडी जो है वो कैसे कंपनसेट करती है, जैसे ब्लड प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बीपी जो है ड्रॉप हो जाएगा, क्यों बीपी ड्रॉप होगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है ना, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, तो बीपी ड्रॉप हो जाएगा। बॉडी जो है वो ट्राई करेगी ताकि वो बीपी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, है ना। तो इसमें बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं डिटेक्ट करते हैं लो ब्लड प्रेशर को, ठीक है। जब हमारा लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, एकदम से सेंसिटिव होते हैं, वो एकदम से पहचान लेते हैं कि हमारे बॉडी का जो बीपी है वो लो हो रहा है, और सिग्नल्स बैरो रिसेप्टर जो है वो सेंड करते हैं, किसको, रिसेप्टर सेंड करते हैं, ब्रेन को वो सिग्नल सेंड करते हैं, और ब्रेन को बोलते हैं कि तुम रिलीज करो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। जो क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, ठीक है, और नैरो जो करते हैं हार्ट रेट। जब हमारा इंक्रीज होगा, जब हमारा हार्ट रेट जो है इंक्रीज होगा तो हमारा वो हार्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना स्टार्ट करेगा, और जब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड फ्लो जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। ये पहला काम। दूसरा, जब हमारी ब्लड फ्लो को, ब्लड वेसल्स को बोलेगा कि तुम नैरो हो जाओ, जो हमारा ब्लड वेसल्स जो हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर, बीपी जो होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रक्शन टू राइज बीपी, ठीक है। ये बैरो रिसेप्टर्स करते हैं। तो लंग्स जो है रिमूव करते हैं, और दूसरा ये बोलते हैं लंग्स को कि तुम रिमूव करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। लंग्स को बोलते हैं कि तुम रिमूव करो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करेंगे ताकि हम बैलेंस कर सके ब्लड के पीएच को, ठीक है। ब्लड का पीएच जो है वो क्या हो गया था, पीएच जो हो गया था ब्लड का डिक्रीज हो गया था, है ना। हमने पीछे पढ़ा कि पीएच जो है ब्लड का डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि
जो हमारा ब्लड का पीएच वो क्यों डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि हम सबको पता है कि लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड जो है वो हमारे ब्लड में जब आए तो उन्होंने एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और ब्लड का पीएच जो है वो डिक्रीज़ कर दिया, है ना? तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ब्लड का जो पीएच है वो बैलेंस में रहे, तो हम सब CO2 को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करेंगे थ्रू लंग्स, ठीक है? तो क्या करेंगे, कॉजिंग हाइपर वेंटिलेशन, मतलब फास्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करेंगे तो हमारा CO2 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा और हमारा पीएच जो है वो ब्लड का पीएच जो है वो नॉर्मल होने लगेगा। और थर्ड वन जो ये बोलते हैं किडनी को, ब्रेन बोलता है किडनी को कि तुम क्या करो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करो। रास सिस्टम क्या होता है, रास सिस्टम करवाता है, रास सिस्टम क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट करवाता है ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को जब वो बोलेगा कंस्ट्रिक्ट करने के लिए तो बीपी जो है वो राइज हो जाएगा। और सोडियम वाटर, किडनी को बोलता है कि तुम सोडियम वाटर की रिटेंशन करो, यानी कि सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर रखो ताकि हम ब्लड के वॉल्यूम को जो है इंक्रीज कर सके। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी ट्राई कर रही है कि ताकि मैं, बॉडी का एम यह है कि मैं बीपी को इंक्रीज कर लूँ, चाहे मैं ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करूँ, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करूँ, यहाँ से पीएच जो है ब्लड का वो क्या करूँ, वो एसिडिक हो गया है तो उसको मैं क्या लाऊँ, बेसिक लाऊँ, है ना, नॉर्मल करूँ ये ब्लड के पीएच को। ये था हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अब बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉडी प्रेशर सेंसर्स, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ प्रेशर सेंसर्स होते हैं। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशल सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के चेंजेस को। कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं जो भी चेंजेस होती हैं हमारे, ताकि हम सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकें। अब ये बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास कैरोटिड साइंस में, जो फाउंड होती है हमारे पास कैरोटिड आर्टरी में। हमारे नेक में जो होती है वो कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। हमारा जो नेक होता है उसमें क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, जो कि हमारा जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। और अरोटिक आर्च जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो फाउंड होती है मेन आर्टरी जो लीव करती है किसको, हार्ट को। तो ये जो कैरोटिड साइंस और एरोटिक आर्ट जो है ये भी हेल्प करते हैं। अब बैरो रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं, जब बीपी हमारा ड्रॉप हो जाता है, बीपी हमारा कम हो गया, जैसे शॉक में बंदा जाने लगा है या ब्लड लॉस हो गया, जैसे शॉक हो गया बंदे को या ब्लड लॉस हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड जो है वो कम हो गया, है ना, हमारा वॉल्यूम जो है ब्लड का वो कम हो गया, तो बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि आपका बीपी जो है वो लो हो गया है, ठीक है। जब उन्होंने सेंड किए सिग्नल्स किसको, वो सेंड करते हैं ब्रेन को। यानी कि बैरो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, हमारा बीपी जब हो जाता है लो, क्या हो जाता है, बीपी हमारे पास हो गया कम, बीपी हो गया हमारा डाउन, तो बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये सिग्नल सेंड करेंगे। सिग्नल ये किसको भेजेंगे, ब्रेन को। ब्रेन को बोलेंगे कि भाई तू क्या कर, ब्रेन को बोलेंगे, ब्रेन क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। अब ये जो है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, हमारे हार्ट के पास जाते हैं और इंक्रीज करवाते हैं हार्ट रेट। हाँ, कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, जब हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होंगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। इंप्रूव करते हैं ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड हार्ट। हमारे जो ये बोलते हैं कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और हार्ट, वो जिंदा रहने चाहिए, उनको जो है ऑक्सीजन, उनको जो है ब्लड फ्लो, उनको जो है न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं, ये इंप्रूव करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रेन में, और कहाँ पे, हार्ट में, ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो पहुँचाते हैं। व्हेन बीपी जो हमारा राइज हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और एक्सेस ऑफ फ्लूइड हो जाता है, तो बैरो रिसेप्टर्स तब भी जो है, अगर हमारा बीपी राइज हो रहा है तब भी जो है सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को, बोलते हैं ब्रेन को कि तुम जो है हार्ट के पास जाओ और हार्ट को बोलो कि तुम अपना रेट जो है वो स्लो कर दो, और रिलैक्स कर देते हैं ब्लड वेसल्स को जो है, ये फिर रिलैक्स कर देते हैं। जब ब्लड वेसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी तो हमारा बीपी जो है वो कम होने लगेगा। यानी कि बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, हाई बीपी में भी और लो बीपी में भी। फिर आता है हमारे पास कैरोटिड साइंस एंड एरोटिक आर्च जो होते हैं मेन बैरो रिसेप्टर लोकेशन, ये बैरो रिसेप्टर्स की लोकेशन है, ठीक है। कैरोटिड साइंस लोकेटेड ऑन लेग, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं बीपी के चेंजेस को। कैरोटिड साइंस इज अ वाइडन पार्ट ऑफ द कैरोटिड आर्टरी इन द नेक, इट कंटेन्स बैरो रिसेप्टर्स, ये बैरो रिसेप्टर्स कंटेन करती है जो डिटेक्ट करती है बीपी चेंजेस को और सिग्नल सेंड करती है ब्रेन को। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और क्रेनियल नर्व जो होती है ये कैरी करती है सिग्नल्स ब्रेन स्टेम तक। एरोटिक आर्च की अगर मैं बात करूँ, लोकेटेड होता है, ये हमारे हार्ट पे लोकेटेड होता है एरोटिक आर्च, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है बीपी के चेंजेस को होल बॉडी के, इन द होल बॉडी। एरोटिक आर्च जो होता है इज कर्व्ड पार्ट ऑफ द अरोटा, मेन आर्टरी ऑफ द हार्ट। इट कंटेन्स बैरो रिसेप्टर्स दैट सेंस बीपी, जो कि बीपी को सेंस करते हैं। बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बीपी को सेंस करते हैं, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। और वेगस नर्व जो होती है ये कैरी करती है सिग्नल्स, ये ब्रेन स्टेम तक पहुँचाती है। अब हाउ कैरोटिड
साइंस और एरोटिक हेल्प करती है हमारे शॉक में। हमारे शॉक में क्या होता है, जब पेशेंट जो है वो शॉक में है, यानी कि इसका बीपी जो है लो है, तो बैरोरिसेप्टर जो होते हैं इन द कैरोटिड साइंस एंड एरोटिक आर्च में, जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि बीपी जो है वो कम हो गया। जब इन्होंने डिटेक्ट किया बीपी कम हो गया, तो ये सिग्नल सेंड करेंगे ब्रेन को। ब्रेन को बोलते हैं कि तुम क्या करो, इंक्रीज करो हार्ट रेट तुम बढ़ाओ, क्या करो, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कराओ, कॉन्स्ट्रिक्ट कराओ, ठीक है। ब्लड वेसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो बीपी जो है वो हाई होने लगा। हाई बीपी में क्या करते हैं, बैरोरिसेप्टर सिग्नल सेंड करते हैं ताकि आप स्लो कर सको, मतलब ये बैरोरिसेप्टर्स दोनों में वर्क करते हैं। अब अगर मैं सिम्टम्स बताऊं, कंपनसेटरी स्टेज की हम पढ़ रहे थे, जो कि बॉडी जो है वो कंपनसेट कर रही है, बॉडी कंपनसेट करना चाह रही है कि बीपी इंक्रीज हो जाए किसी भी तरीके से। तो उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है पेशेंट का वो इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, फास्ट ब्रीदिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पेशेंट जो है वो ब्रीथ करना स्टार्ट कर देगा। कोल्ड एंड पेल स्किन, ठीक है, हमारे जो स्किन है वो कोल्ड एंड पेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स को भेजा जा रहा है, यानी कि ब्लड जो है वो ब्रेन को भेजा जा रहा है, ब्लड जो है हमारे हार्ट को भेजा जा रहा है ना। हमारे लिम्ब से उठा के ब्लड कहाँ भेजा जा रहा है, इन दो जगहों पे भेजा जा रहा है। तो हमारा ब्लड ही तो हमें गर्मी देता है ना, तो हमारे जो स्किन है वो कोल्ड और पेल बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा है नहीं, उसका फ्लो जो है ब्लड का स्किन में ज़्यादा है नहीं। लो यूरिन आउटपुट, किडनीज़ को जो है वाटर सेव करना है। मैंने आपको बोला सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है ताकि हम क्या कर सकें, ब्लड का जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकें। किसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकें? बॉडी में। तो यूरिन आउटपुट जो हो जाता है वो कम हो जाता है। माइल्ड कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस हो जाती है, क्योंकि लो ऑक्सीजन हमारा कम है, तो हम पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने जो है डिसीजंस उसको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ब्रेन को जो है अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता। देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ, ये होती है प्रोग्रेसिव स्टेज, यानी कि ऑर्गन जो है, अब ऑर्गन का फेलियर स्टार्ट हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग जो है अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एट दिस स्टेज बॉडी ने अटेम्प्ट किया कि मैं प्रॉब्लम को फिक्स करूं, लेकिन ये फेल हो गया। बॉडी जो है फेल हो गई कि अब प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाई, यानी कि वो जो करना चाह रही थी बॉडी वो नहीं कर पाई। तो ऑर्गन जो है वो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन बहुत टाइम से नहीं मिला, उनको न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइम से नहीं मिला। अब बॉडी जितना हो सकता था बॉडी ने किया, लेकिन अब बॉडी से नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है ऑक्सीजन, जब न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइम के लिए नहीं मिलते हैं, तो हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब बीपी जो है ड्रॉप होता है, इवन लोअर और ज़्यादा बीपी जो है ड्रॉप होने लगता है, तो ऑर्गन्स जो है उनमें बहुत ही कम ऑक्सीजन की सप्लाई और ज़्यादा कम हो जाती है। तो कैपिलरीज में जो होती हैं टाइनी ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्टार्टेड लीकिंग फ्लूइड, तो उनमें क्या होता है, फ्लूइड का लीकिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है। किसमें? जो हमारे पास कैपिलरीज होती है ना, छोटी छोटी टाइनी ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाती है, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। उनकी वजह से स्टार्ट जो है लीकिंग फ्लूइड जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड बाहर निकलेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में जब जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेशेंट स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। तो लंग्स जो है फिल विद फ्लूइड, लंग्स भी जो है हमारे पास, यहाँ पे जो लंग्स होते हैं ये भी, इनमें भी जो है फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं। यानी कि जो फ्लूइड हो गया है एक्यूमुलेट किसमें हो गया है, हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, बंदा जो है अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है, सांस अच्छे से नहीं ले पाता है। ब्लड स्टार्ट्स टू क्लॉट, ब्लड जो है, जो हमारा ब्लड फ्लोज में ब्लड जो होता है जब वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, दिस लेड्स टू, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। फिर हमारे सिम्टम्स, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, वेरी लो बीपी, पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन हो जाता है, वीक रैपिड पल्स, बिल्कुल अगर हम पेशेंट की चेक करेंगे तो बिल्कुल वीक पल्स होती है और रैपिड पल्स होती है, ठीक है। और सर्व ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है। कोल्ड यानी कि उसकी स्किन जो है ऑलरेडी कोल्ड हो गई, क्योंकि हमारे पास ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक है। नो यूरिन आउटपुट, उसको यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं है। किडनीज हैव स्टॉप्ड वर्किंग, क्योंकि किडनीज ने अपना काम करना बंद कर दिया है। सर्व कन्फ्यूजन एंड अनकॉन्शियसनेस, और उसको कन्फ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है। फोर्थ स्टेज की अगर मैं बात करूं, इरिवर्सिबल स्टेज, फोर्थ स्टेज जो है वो इरिवर्सिबल स्टेज है, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या डेथ हो सकती है इसमें। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि डैमेज इज परमानेंट, इसमें डैमेज परमानेंट है, यानी कि अब जो है पेशेंट वापस नहीं जा सकता है, यानी कि इट इज इरिवर्सिबल, कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। व्हाट हैपेंस, इसमें क्या होता है, हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया, पंपिंग अपना बंद कर दिया, हार्ट स्टॉप्स पंपिंग प्रॉपरली, ठीक है। हार्ट ने अपना काम करना बंद
कर दिया, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, किडनी कंप्लीटली फेल, जो हमारे पास किडनीज होती हैं उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया, किडनीज कोलैप्स हो जाती है, कंप्लीटली फेल हो जाती हैं, क्योंकि टॉक्सिक हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है लैक्टिक एसिड टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिक जो है वो बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में। तो ब्रेन जो है सफ़र सीवियर डैमेज, ब्रेन को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो डैमेज हो जाता है, उसके सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट और डेथ हो सकती है पेशेंट्स को। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अनकॉन्शियस और कोमा में चला जाता है पेशेंट, एक्सट्रीमली लो बीपी, ऑलमोस्ट नो सर्कुलेशन, बहुत ही कम बीपी होता है, यूरिन आउटपुट भी बिल्कुल नहीं होता क्योंकि किडनीज ने अपना फेल हो गई हैं, अपना काम नहीं कर पा रही हैं, ब्लू स्किन हो जाती है, साइनोसिस हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब टिश्यूज़ को नहीं मिलता, ऑक्सीजन जब बिल्कुल एब्सेंस हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्किन जो है हमारी ब्लू हो जाती है, नो पल्स, नो ब्रीथिंग, कार्डियक अरेस्ट, और हमारी पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट, ये हमारे पास थे स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ शॉक। आई होप आपको ये क्लियर थे। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स वगैरह की बात करेंगे।